नमस्कार, सुप्रभात, राम राम सभी लाडलों को। स्वागत आप सभी का आरबीटी पाठशाला के इस डिजिटल मंच में। लाडलो, ये जिंदगी है, कई रंग दिखाएगी, लेकिन जो खामोशी से मेहनत करेगा वह निखर जाएगा, जो भावनाओं में बहेगा वह बिखर जाएगा। तो खामोशी से अपनी मेहनत को लगातार रखना है। जब तक मंजिल नहीं मिली तब तक अपनी को मेहनत को नहीं रोकना है। और अपनी आज जो मेहनत से मंजिल वाली सीरीज है, उसके अंदर जो आज अपन बात करेंगे वह करेंगे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल वह जो राज्य है उनके संदर्भ में बात करेंगे। पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 पे अपने कल बातें कर ली है। देखिए, इसके अंदर स्थल की बात करें, दीप महल कहाँ स्थित है? यह उदयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर जो कि राजस्थान में स्थित है, वहां स्थित है। बिरला मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? कोलकाता के अंदर स्थित है। डल झील कहाँ स्थित है? श्रीनगर के अंदर स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा के अंदर स्थित है। और एलिफेंटा जो गुफा है वह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। लोटस मंदिर कहाँ स्थित है? यह अपनी दिल्ली जो कि राष्ट्रीय राजधानी है वहां स्थित है। लाल किला रेड फोर्ट अपन जिसे कहते हैं वह भी दिल्ली के अंदर स्थित है। शालीमार बाग कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। राजघाट कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। हावड़ा जो पुल है जिसे अपन हावड़ा पुल भी कहते हैं वह कोलकाता के अंदर स्थित है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? यह दिल्ली के अंदर स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? यह दिल्ली के अंदर स्थित है। जामा मस्जिद यह भी दिल्ली के अंदर स्थित है। हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है? तो यह बंबई के अंदर स्थित है जो कि महाराष्ट्र राज्य में। शाही चश्मा कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर के अंदर स्थित है। बिरला तारा मंडल कहाँ स्थित है? यह कोलकाता के अंदर स्थित है। सेंट पॉल जो कैथेड्रल है वो कहाँ स्थित है? कोलकाता के अंदर स्थित है। सूर्य मंदिर कोणार्क जो कि उड़ीसा है वहां पर स्थित है। अंबर पैलेस कहाँ स्थित है? ये जयपुर के अंदर स्थित है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहाँ स्थित है? जयपुर जो कि राजस्थान राज्य की राजधानी है वहां स्थित है। मानसून महल कहाँ स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है। जयपुर जो भी राजस्थान की राजधानी है। सिटी पैलेस कहाँ स्थित है? राजस्थान के जयपुर शहर के अंदर स्थित है। आमेर का महल वह जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। इसके अलावा पिछोला लेक जो पिछोला झील है वह उदयपुर जिलों की नगरी के अंदर स्थित है। बनारस घाट कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। और गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। ये सारी मेहनत से मंजिल वाली सीरीज थी। उसके अंदर महत्वपूर्ण बातों पे बात कर ली। आने वाले सभी एग्जाम चाहे वह सीएटी का हो, चाहे बैंक, रेलवे, एसएससी 10+2 हो, चाहे एसएससी जीडी हो, सीएटी 10+2 की बात हो, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, अन्य एग्जाम पुलिस जितने भी उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। टॉप 100 क्वेश्चनों पे अपन ने बात कर ली है, जो कि राजस्थान के स्पेशल प्रश्नों पे अपन ने बात की थी, जो कि 1 जनवरी 2023 को कर ली थी। तो अब अपन बात करेंगे जो ये संडे आ रहा है ना, इस संडे को अपन बात करेंगे जनवरी 2023 के राजस्थान और इंडिया के जितने भी महत्वपूर्ण टॉप 100+ क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के संदर्भ में बात करेंगे। सीएटी पे आधे चाहे मॉडल पेपर की बात हो चाहे थ्योरी पे बात हो, थ्योरी के अंदर भी 2 केंद्र अवेलेबल है 2 खंडों में, और 10+2 के लिए मॉडल पेपर 15 अवेलेबल है। चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम की बात हो, चाहे कोई से भी सब्जेक्ट की बात हो, नाम है कि आरबीडी, तो आरबीडी के द्वारा पब्लिश ये सारी पुस्तकें हैं। आगे बात करें अपन, आरबीडी पाठशाला का अपना टेलीग्राम चैनल है जिसपे सभी प्रकार की क्लासों, पीडीएफ सबकी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए आपको करंट अफेयर बाय आरबीडी पाठशाला का अपना ग्रुप है जिसके ऊपर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ, डेली करंट अफेयर का टेस्ट राजस्थान का, इसके अलावा डेली के डेली आपको डेली करंट अफेयर होता है उसका भी टेस्ट होगा शाम को 6 से 7, 1 से 2 बजे डेली पीडीएफ इसके ऊपर आपको मिल जाएगी। आज का मोटिवेशन कोड जो कि आपको ऊर्जावान बनेगा, चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा, अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगा। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना पड़ता है। अरे लाडलो, मोती किनारे पे तोड़ी आता है तो उनको पाने के लिए समुद्र में जाना पड़ता है ना। तो लाडलो, मंजिल वैसे नहीं मिलती, मंजिल के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। जिसने मेहनत की उसे मंजिल 101% मिली है। तो मेहनत के दम पे ही मंजिल प्राप्त की जा सकती है। आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां सभी एक नजर के अंदर देखिए। प्रवीण शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन पुणे सिविल कोर्ट में बनाया जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 भारत 4थे स्थान पर यूएस द्वारा टॉप किया गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी।
ब्रांड जो गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 है उसके अंदर मुख्य सम्मानी भारतीयों के अंदर नंबर 1 यानी टॉप पर रहे। अरुणा मिलर मेरीलैंड की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। हसीम अमलाक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। इसके अलावा LIC ने जीवन आजाद सीमित प्रीमियम भुगतान योजना शुरू की है। अब इन सभी पे आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। आप सभी इसके अंदर जो अपना चल रहा है कमेंट बॉक्स उसके अंदर आंसर देते रहिए। आज नहीं देख पा रहे आपके कमेंट, अपन जल्दी वापस से आपके कमेंट देख पाएंगे। तो जितने भी आपके कमेंट है जो जो प्रश्न पूछता जाऊं उसके आंसर आपको देते जाना है। दूसरी चीज जो नहीं आता वो कमेंट बॉक्स में आप छाप देना। अपन जब आएंगे जब आपके कमेंट देखूंगा या जो अपनी अगली वाली क्लास उसके अंदर आप सभी के क्वेश्चनों का रिप्लाई कर दूंगा। तो बने ही रहिए। आपके सामने प्रश्न नंबर 1 आ गया है। प्रश्न नंबर 1 में क्या बात की जा रही है देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभिषेक सिंघवी को नियुक्त किया गया, प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया गया, किशोर कुमार वसा को नियुक्त किया गया या दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया। अब इसके अंदर बात हो रही है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की बात हो रही है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की बात हो रही है। तो उसके निर्देशक के रूप में जो नियुक्त किया गया किसको किया गया? तो प्रवीण शर्मा को किया गया। ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी किससे संबंधित है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संबंधित है। अब बात करें ये जो मंत्रालय जो अपना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है ये किसके तहत कार्य करता है? तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है वह कार्य करता है, निर्देशन के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में वर्तमान में अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अगली बात करें जो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है ना इसकी जो स्थापना है इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, इसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अब ये जो प्रवीण शर्मा है इनको आगामी 5 वर्षों के अवधि के लिए सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत पद पर नियुक्त किया गया और 2005 बैच के ये इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के क्या है ये अधिकारी है जिनको ये भी नियुक्त किया गया। अगर बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है क्या तो इसके बारे में अपन बात करें तो यह जो प्राधिकरण है ना ये भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना उनको लागू करने की जिम्मेदारी शीर्ष निकाय के अंदर है। लाडलो अपन बात करते हैं जैसे कार्यपालिका है और विधायक है, विधायक के द्वारा कोई कानून बनाया गया उनको लागू कौन करेगी? कार्यपालिका करेगी। उसी प्रकार से अगर सरकार के द्वारा कोई भी योजना बनाएगी चाहे आश्वासन योजना हो चाहे सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा उनको क्या लागू करने की जिम्मेदारी के लिए जो शीर्ष संस्था आती है वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आती है जिसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहा जाता है। अगर बात करें नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी NHA इसकी स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर PMJAY किसकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उसको लागू करने के लिए की गई है। बात करें हाल ही की नियुक्तियों में तो वेदांता के केरन ऑयल एंड गैस के CEO कौन बने? निक वॉकर बन गए। OECD के मुख्य अर्थशास्त्री क्लियर लोम्बार्डेली यूके के वाले बन गए। कोर्गिनीजेंट के CEO रवि कुमार बन गए। भारत में मेटा के वैश्विक व्यापार समूह के निर्देशक विकास पुरोहित बन गए। सीनियर पुरुषों में राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा बन गए। यह भी सभी पर्सन है जो कि अपने राजस्थान के संबंधी 10+2 जो कि राजस्थान CAT को अपन साथ लेते हुए चल रहे हैं। देखिए राजस्थान के देवेंद्र झांझड़िया जो कि खेल क्षेत्र से संबंधित है और राजीव मैची जो कि सिविल सेवा से क्षेत्र से संबंधित है। इन्हें वर्ष 2022 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इनको भारत का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो पदक मानते हैं अपन कौन सा कहते हैं? तो पद्म भूषण पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार? तो पद्म भूषण पुरस्कार मिला। पद्म भूषण पुरस्कार मिला, पद्म भूषण पुरस्कार मिला जो कि भारत का क्या है? तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो यही नागरिक पुरस्कार है, तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आगे बात करें अपन अगले जो अपना प्रश्न है उस पर बात करें। अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन किस शहर में बनाया जा रहा है? गहराई जमीन के अंदर बात की जा रही है। पुणे, नई दिल्ली, भुवनेश्वर या अहमदाबाद कहां पर बनाया जा रहा है? अरे लाडलो गहराई की बात करो ना कितनी, तो गहराई की बात करो तो
59 फीट गहरा। 108 फुट देख लो आप कितना होता है, एक कमरे की हाइट 10 फीट होती है। अब इसे तुलना कर लो, 108.59 मीटर फीट है, वह क्या गहरा है स्टेशन। तो सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है कहां पर, तो ये पुणे जो कहां स्थित है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है, वहां पर स्थापित किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन है जो ऊपर से बना हुआ है शायद ये है ना, तो इसके नीचे की तरफ है। अगर बात करें अपन भारत के अंदर नदी के पहली अंडर वाटर मेट्रो किस के अंदर शुरुआत हुई, कमेंट बॉक्स में छापो देखे, और कौन सी नदी के नीचे शुरुआत हुई है कमेंट बॉक्स में आप छापो। महाराष्ट्र मेट्रो जो रेल कॉर्पोरेशन है जिसे महा मेट्रो कहते हैं, उसने घोषणा की है कि मेट्रो रेल जो सुरक्षा आयुक्त है जो कि फरवरी के अंदर जो पुणे मेट्रो एक खंड है उसका निरीक्षण करेगी, आके जांच पड़ताल करेगी, उसके बाद अगले महीने उसको मंजूरी दे दी जाएगी, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही है। अगर बात करें इस लाइन में तो भारत का सबसे गहरा भूमिगत स्टेशन यानी गहराई के अंदर होगा और सिविल कोर्ट में कुछ महीनों में तैयार हो जाएगा। और इसकी गहराई बात करें कितनी गहराई है, तो 33.1 मीटर गहराई, यानी फुट में नापोगे तो 108.59 फीट लाड लो गहराई में है। इसका उपयोग क्या किया जाएगा, तो पीपरी चिंचवड इसवार गेट मार्ग पर एक भूमिगत स्टेशन और बनज रामबाड़ी मार्ग और जो हिंजेवाड़ी शिवाजी नगर लाइन पर एक उन्नत मार्ग के लिए एक इंटरचेंज सुविधा के रूप में किया जाएगा। इस अंडरग्राउंड स्टेशन की छत है वह कितनी, तो इस अंडर वाटर में जो है स्टेशन है जहां पे रुकती है उसकी बात करें, उसकी छत कितनी, तो 95 फीट ऊंची। क्योंकि इसका निर्माण सीधे धूप या जो प्राकृतिक रोशनी है वो प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। कितना, तो 95 फीट ऊंची छत होगी जिसे अपन टेरेस कहते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी राजधानी मुंबई है जिसे अपन बीते राजधानी के रूप में जानते हैं। एकनाथ शिंदे यहाँ के चीफ मिनिस्टर है और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र वही है जिसके अंदर विधानसभा की सीटें बात करें तो 288 है। महाराष्ट्र वही है जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था है। आगे बात करें राजस्थानी प्रश्न पे, तो राजस्थानी प्रश्न में देखिए किस दिन बतुल बेगम को नागरिक शक्ति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। अरे लाडलो, ये प्रश्न स्नातक जो एग्जाम था सीएटी उसके अंदर छपा था और ये प्रश्न था अपन ने जब सीएटी मैराथन क्लास चल रही थी उस दौरान इस क्वेश्चन पे अपन ने बात की थी। करंट अफेयर को जब कवर किया था उस दौरान ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये पुरस्कार कब प्रदान किया गया, 8 मार्च 2022 को प्रदान किया गया। आप सभी जानते हैं 8 मार्च को क्या मनाते हैं अपन, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अब आप छापो राजस्थान की वह कौन सी महिला या वह कौन सी है जिसका जन्मदिन 8 मार्च को आता है, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय शिल्प शेखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा या आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य का जो मुख्यमंत्री था उसने अंतरराष्ट्रीय जो शिल्प शिखर सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय का तात्पर्य विश्व भर की बात हो रही लाडलो, तो विश्व भर की बात हो रही है, तो विश्व भर के अंदर किसने, मतलब विश्व भर का जो शिखर सम्मेलन है इसका उद्घाटन किसने किया, तो आप सभी जानते हैं नवीन पटनायक जी। और नवीन पटनायक जी का है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है। तो सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, आप ये देख सकते हैं नवीन पटनायक जी की फोटो, इनके द्वारा क्या किया गया, इनका उद्घाटन किया गया। कहां किया गया, उड़ीसा का जो जाजपुर है वहां पर किया गया। इसके अंदर क्या बात करें, ये अपनी तरह की इस पहले शिल्प शेखर सम्मेलन है, उसमें अग्रणी शिल्पकार हो गई, संस्कृति कला के प्रति क्या उत्साहित लोगों को क्या होंगे, शामिल होंगे, जो ज्यादा उत्साहित इस क्षेत्रों में उन लोगों शामिल होंगे, स्थानीय कारीगर होंगे शामिल इसके अंदर, और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए 15 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कहां पहुंचेंगे, जाजपुर पहुंचेंगे, क्योंकि जाजपुर के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय जो शिल्प शिखर सम्मेलन है उसका उद्घाटन किया गया। राज्य सरकार की ओर से इस महत्वाकांक्षी और दूरदेशी जो आयोजन है उसको साकार बनाने के लिए 4 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां और 5 यूनेस्को क्रिएटिव जो सिटीज है उनके जिले हैं उनके साथ भागीदारी की जाएगी और राज्य को उन्नत बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये कहां पर है, उड़ीसा राज्य के अंदर है। देखिए उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, गणेशी लाल क्या यहाँ के मुख्यमंत्री। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न देखिए राजस्थान के किन किलों को
बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड अगस्त 2022 में मिला है। तो किन किलों को मिला है? 2 किलों को मिला है। एक तो अपना चित्तौड़गढ़ वाला चित्तौड़ और एक कुंभलगढ़ वाला। किस किस को? चित्तौड़गढ़, एक तो चित्तौड़गढ़, एक तो कौन सा? चित्तौड़गढ़, और एक कौन सा? कुंभलगढ़। एक कौन सा? कुंभलगढ़ किला। इन 2 किलों को, कुंभलगढ़ किला, इन 2 किलों को ये क्या मिला है? पुरस्कार मिला है। तो छाप लो इन दोनों किलों के बारे में। अगले प्रश्न में बढ़िए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का क्या रैंक क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? ये जो रैंक जारी किया गया ना, ये जो रैंक जारी किया गया, ये कुल देशों की बात करें तो 145 देशों का जारी किया गया। तो 145 देशों का जारी किया गया। कुल देश कितने हैं? तो कुल देशों की बात है तो 145 देश है। उसके अंदर अपना जो भारत देश है इसका कौन सा स्थान रहा? तो अपना 145 देशों में चौथा स्थान रहा। यानी इसके अंदर चौथा किस में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। तो डी क्या हो गया इस प्रश्न का? राइट आंसर हो गया। आप ये देख सकते हैं भारत यानी ग्रोथ होती हुई दिख रही ना, बढ़ता हुआ, यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अपना ये राष्ट्रीय ध्वज है, इसे अपनी संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? कमेंट बॉक्स में छापो। देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है वह ग्रह पर सभी देशों के सैन्य बलों की रेटिंग है। यानी सैन्य बल किसकी पावरफुल है, किसका सैन्य बल मजबूत है। ग्लोबल यानी विश्व भर की बात हो रही है। यानी विश्व भर का तात्पर्य ग्लोबल की बात हो रही है। दुनिया भर का मापा गया। दुनिया भर के टोटल 145 देशों का मापा गया। 145 देशों में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका टॉप 1 पर रहा। उसके बाद रशिया का रहा। उसके बाद पुतिन बाबा वाले देश का रहा। उसके बाद चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक चीन वाले का, और चौथा स्थान अपने देश का रहा। और उस जो सूचकांक जारी किया जाता है इसके अंदर संभावित जो सैन्य ताकत है उनके आधार पर रैंकिंग निर्धारित की जाती है कि किसकी क्या रैंकिंग होगी। तुर्की एक बार फिर अगर मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्रों में बात करें तो सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। अगर तुर्की की बात करें 145 देशों में तो 11वां स्थान तुर्की का रहा। इसके अलावा अपन बात करें आगे वैश्विक रैंकिंग के अंदर मिस्र देश, अरे लाडलो ये मिस्र देश वही है जिसे कि अपन भारत में क्या किया गया? आमंत्रित किया गया मुख्य अतिथि के रूप में। तो 14वें स्थान पर रहा। ईरान 17वें स्थान पर रहा। मिस्र को अपनी सैन्य शक्तियों के मामले में सबसे शक्तिशाली अरब देशों के रूप में स्थान मिला। क्वेश्चन बन सकता है कि अरब देशों के अंदर सबसे शक्तिशाली जो वैश्विक रैंकिंग जारी की गई थी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, उसके अंदर कौन सा स्थान? तो मिस्र देश रहा। सऊदी अरब है वह खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। और सऊदी अरब के पास अरबी देशों में दूसरा सबसे शक्तिशाली सेना में जो रैंकिंग में रहा वह कौन सा? 22वें स्थान पर रहा। तो कौन सा रहा? सऊदी अरब रहा। अल्जेरिया की बात करें उत्तर अफ्रीकी देशों में सबसे शक्तिशाली, ये जो वैश्विक रैंकिंग है 145 देशों में वह 26वें स्थान पर रहा। जबकि लेबनान को मिडिल ईस्ट का सबसे कमजोर देश बताया गया इस इंडेक्स के अंदर। ये टॉप 10 की बात करें तो जैसे अमेरिका पहले स्थान पे, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे चीन है, चौथे पे भारत है, 5 पे यूनाइटेड किंगडम है, छठे पे दक्षिण कोरिया है, 7वें पे नालायक पाकिस्तान है, 8वें पे जापान है, 9वें फ्रांस है और 10वें पे क्या है? इटली है। ये टॉप 10 देशों की बात होगी। राजस्थान वाले प्रश्न में बात करते हैं, किस जिले में भारत सरकार ने, किस जिले को भारत सरकार ने MSE जो MSME पुरस्कार जो 2022 है, यह पुरस्कार किसे मिला? तो आप सभी जानते हैं करौली जिले को मिला। किस जिले को मिला? तो करौली जिले को। कौन से जिले को मिला है? तो करौली जिले को मिला है। भारत सरकार के द्वारा MSP जो पुरस्कार 2022 है ये करौली जिले को प्रदान किया गया है। आगे बात करें प्रश्न नंबर 5, क्या कह रहा है देखिए प्रश्न नंबर 5, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि होंगे? सूरीनाम, और बात करें जो सऊदी अरब है वहां के, इजराइल के या मिस्र के। अब ये जो बात करें अपन गणतंत्र दिवस 2023 है तो अपन गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, कब से मनाना शुरू किया, कौन कौन अपने मुख्य अतिथि रहे, कब कौन रहे, इन सारों के बारे में अपन जो आने वाला अपना सेशन है यानी 26 कल तो अपना सेशन आएगा नहीं, उसके बाद परसों आएगा 27 तारीख को, तो परसों वाले सेशन के अंदर अपन इनकी सारी बात कर लेंगे। गणतंत्र दिवस पे स्पेशल होगा यानी 26 जनवरी पे उसकी स्पेशल बात करेंगे। 26 जनवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, संविधान किस प्रकार से लागू, इनका सारे का अपन निचोड़ करेंगे। 26 जनवरी के संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सारों को अपन कवर करेंगे। तो परसों वाला वीडियो 26 तारीख की आपकी छुट्टी है, रेस्ट करोगे और 27 को अपन फिर से
बात करेंगे तो इसके अंदर मुख्य अतिथि है वो किसको बुलाया गया, तो मिस्र के जो राष्ट्रपति उनको बुलाया गया, क्योंकि अपने देश और मिस्र के मध्य जो संबंध है ना उनको 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। कितने वर्ष हो चुके हैं, तो 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं। अब ये जो लाल किला है दिल्ली के अंदर, वहां पे प्रदर्शन होगा, सेना का भी होगा, आगे के अलावा झांकियों का प्रदर्शन होगा, सेना का प्रदर्शन होगा, महिलाओं के जत्थाओं का प्रदर्शन होगा, इन सारों का प्रदर्शन होगा। ये कहां पर होगा, दिल्ली राजपथ के ऊपर। अब मिस्र के राष्ट्रपति जिनका नाम अब्देल फतेह अल सीसी है, उनको गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। ये भारत के अंदर कब से, तो 14 जनवरी को आ गए और 26 जनवरी तक भारत के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक बातचीत यानी कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। गणतंत्र दिवस जो समारोह उसमें बाघ और व्यापारिक समुदाय के साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि अपना और मिस्र देश के जो संबंध है उनको 75 वर्ष पूरे हो चुके इस उपलक्ष्य में। और बात करें पहली बार कि मिस्र के जो राष्ट्रपति हुए हमारे गणतंत्र दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित होंगे। बात करें मिस्र की सेना का 180 सदस्य मजबूत सैन्य दल भी अपना जो गणतंत्र दिवस परेड है उसके अंदर भाग लेगा। तो गणतंत्र दिवस की जो परेड होगी 26 तारीख को होगी, जनवरी को, उसके अंदर जो 180 सदस्य मजबूत सैन्य दल है मिस्र देश का, वह भी उस परेड के अंदर शामिल होगा। मिस्र के राष्ट्रपति ने 1 अक्टूबर 2015 में तीसरा जो भारत अफ्रीकी फोरम शिखर सम्मेलन था उसमें भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था, जिसके बाद सितंबर 2016 में राजकीय यात्रा की थी। अब वो अपने मुख्य अतिथि के रूप में अपने देश के अंदर आ रहे हैं। मिस्र की बात करें तो कायरा यहाँ की राजधानी है, मिस्र पाउंड यहाँ की मुद्रा है। महाद्वीप की बात करें अफ्रीका एशिया महाद्वीप में स्थित है। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी जो कि अपने मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे। राजस्थान का प्रश्न देखिए, किस जिले का दन्नोरा गांव आदर्श ग्राम सम्मान प्राप्त करने वाला अपने राज्य का क्या बन गया, पहला। किसकी बात हो रही है, दन्नोरा। दन्नोरा दन्नोरा मतलब धौलपुर, दन्नोरा धौलपुर में भी आता ना, तो धौलपुर का दन्नोरा, धौलपुर और दन्नोरा गांव आदर्श ग्राम सम्मान प्राप्त करने वाला अपने राज्य का पहला गांव बन गया है। अगले प्रश्न में बात करें, देखिए क्या कह रहा है। G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत पहली G20 पर्यावरण बैठक 9 से 11 फरवरी 2023 के दौरान किस शहर में आयोजित की जाएगी, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई या ग्रेटर नोएडा में कहां पर आयोजित की जाएगी। फटाफट से कमेंट में आप सभी आंसर देते रहो। अब किसकी बात हो रही है, G20 यानी ग्लोबल ग्रुप ऑफ 20। इसके अंदर कितने, तो 19 तो देश शामिल है प्लस एक यूरोपीय संघ है। एक क्या शामिल है, यूरोपीय संघ शामिल है, तो ये इसके अंदर शामिल है। अगर बात करें इनकी पर्यावरण बैठक है वो कब से कब तक, तो 9 से लेकर 11 फरवरी 2023 तक होगी। 2023 तक ये जो बैठक होगी ये कहां पर होगी, तो ये बैठक अपने भारत के अंदर होगी, क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और भारत के अंदर कर्नाटक के अंदर एक शहर है वह बेंगलुरु शहर है। तो ये इस प्रश्न का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आप देख सकते हैं उस दौरान की फोटो, जो बैठक है उस दौरान इस प्रकार बैठक G20 की। अगर बात करें अपन इसके बारे में, तो इसके बारे में बात करें तो G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत पहले G20 पर्यावरण बैठक है वह 9 से 11 फरवरी 2023 के दौरान बेंगलुरु जो कर्नाटक में स्थित है वहां के ताज वेस्ट एंड में आयोजित की जाएगी। अगर बात करें G20 अलग है, B20 अलग है और S20 अलग है, सारों की भी बात करते हैं। इसने पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की 4 बैठकें निर्धारित की है, जिसकी मेजबानी पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उसके द्वारा की जाएगी। तो आप कमेंट बॉक्स में छापो, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंदर अपने मंत्री कौन है, किसको मंत्री बनाया गया है। तो G20 वर्किंग ग्रुप लैंड जो डिग्रेडेशन को रोकने, बंजर भूमि की बहाली, जैव विविधता को बढ़ाने पर क्या ध्यान केंद्रित होगा, ये मुख्यतः जो बात की जाएगी इस बैठक के अंदर, इस सबकी बात की जाएगी। वही ये जो बैठक होगी इसके अंदर यह वन अग्नि खनन से प्रभावित क्षेत्रों की बहाली पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। इस बैठक के अंदर भारत जो कि 30 नवंबर 2023 तक एक साल के लिए G20 की अध्यक्षता कर रहा है। आप सभी जानते हैं कब से, 1 दिसंबर 2022 से जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने अपने भारत के राष्ट्रपति को वो
वो ऑर्डर वाला जो कोर्ट में देता है, जो न्यायाधीश ठोकता है ना ऑर्डर, उसी को थोड़े को सौंपा था और वो लेते हुए अपने मोदी जी खुश दिखाई देते। G20 इंडोनेशिया की जो बैठक हुई थी उसमें कंप्लीट अपन एक सेशन कर रखा है जो कि RBD पे अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं। बात करें G20 की जो चर्चा, मेरा वो सारे मुद्दे देखिए। G20 प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में 22 से 24 जनवरी 2023 को गुजरात के गांधीनगर में एक B20 यानी बिजनेस 20 की स्थापना बैठक आयोजित की जाएगी। मैंने कहा ना G20 अलग है, B20 अलग है, और एक S20 और है, उसकी भी बात करेंगे। G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहां, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश है, वहां पर जो कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है वहां पर शुरू हुई है। और IISC बेंगलुरु G20 के कई समूहों में से एक S20 साइंस 20 के लिए सचिवालय के रूप में काम करेगा। G20 की पहली बैठक कहां पर होगी, तो पुदुचेरी के अंदर कब होगी, 31 जनवरी 2023 को होगी। मार्च 2023 में अपनी दिल्ली है, वहां पर G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। इन सारियों के बारे में अपन ने पिछले बात कर रखी है। G20 के वित्तीय समावेशन कार्य समूह के लिए वैश्विक जो भागीदारी है उसकी पहली बैठक कोलकाता में शुरू हुई है। आप सभी को पता है अपन जो कोई टॉपिक आता है उसके पीछे क्या क्या बात की वो सारी अपन कवर करते हुए चलते हैं, तभी तो जो अपना SSC GD वाला एग्जाम है उसके अंदर अपने क्वेश्चन मिल रहे हैं और क्वेश्चन बता रहे ना भाई, हाँ भाई हमारे क्वेश्चन मिल रहे हैं और क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे बढ़े अपन, राजस्थान का प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, किसे राजस्थान विमेन अचीवमेंट अवार्ड मिला है, तो यह पुरस्कार किसे मिला है बताओ। देखिए पुरस्कार है किसे, राजस्थान विमेन अचीवमेंट अवार्ड है वह राजस्थान की एक है, उसको मिला है, तो वो किसको मिला है फटाफट से कमेंट बॉक्स में छापो। तो आप सभी जानते हैं रीचा चंदेल को मिला है, महिलाओं से संबंधित है, किसे मिला है, तो रीचा चंदेल को, किसको मिला है, रीचा चंदेल को मिला है, रीचा चंदेल को मिला है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में बात करें प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व स्तर पर दूसरा और भारत के अंदर शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। पहला स्थान गौतम अडानी को, आनंद पीरामल को, मुकेश अंबानी को या रतन टाटा को, किसको मिला है, जो कि विश्व भर के अंदर तो दूसरे स्थान पर, अपने देश के क्या पहले स्थान पर है, तो वह कौन है कमेंट बॉक्स में छापो। अरे वही कौन से, रिलायंस जियो वाले जो कि अपने को नेट फ्री दिया, याद है ना, जो जियो नेट जिसका खूब लाभ उठाए 2-3 साल तक, अब रिचार्ज करवाना पड़ रहा है, वही जियो मुकेश अंबानी, जिसकी पहले कब याद कर रहे थे सभी, मुकेश अंबानी रहे हैं। बात करिए देख सकते हैं आप, ये मुकेश अंबानी जी की फोटो है। इसमें बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक कौन है, वर्तमान में मुकेश अंबानी है। इन्हीं को ब्रांड फाइनेंस द्वारा जो संकलित ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2023 का, उसके अंदर विश्व स्तर में दूसरे नंबर पर और भारत में क्या रहा, पहले स्थान पर शीर्ष पर रहा है। ब्रांड जो गार्जियनशिप इंडेक्स है वह CEO के एक वैश्विक मान्यता और सभी हितधारकों, कर्मचारियों, निवेशकों, व्यापक समाज की जरूरतों को संतुलित करके एक स्थायी तरीके से व्यवसायिक मूल्य का क्या करती है, निर्माण कर रही है। कौन सी, ब्रांड गार्जियन की बात हो रही है। ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2023 में इन मीडिया के CEO जो कि जेनसेन हुआंग है, ये पहले स्थान पर है विश्व भर में, और रिलायंस के अपने जो मुकेश अंबानी जी है ये दूसरे स्थान पर रहे। बात करें माइक्रोसॉफ्ट के जो सत्या नडेला वह इनसे भी ऊपर चले गए, कौन है, अपने मुकेश अंबानी जी, और वह तीसरे स्थान पर चले गए, कौन चले गए, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सत्या नडेला है वह। अगर बात करें ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर इंडेक्स है उसके अंदर, तो उसके अनुसार दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो वह अपने मुकेश अंबानी जी है। भारत के हाल ही में एक न्यूज के अंदर आया था ना भाई, इतनी संपत्ति तो मात्र इतने लोगों के पास है, तो ये न्यूज में क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। बात करें ये 6 व्यक्ति है, लक्ष्मी निवास मित्तल हो गए, केसी मालू हो गए, अनिल अग्रवाल हो गए, सीन क्राप निजाम हो गए, और जस्टिस दलबीर भंडारी और जस्टिस RM लोटा, ये कौन है, तो इनको अपने राजस्थान सरकार है उसके द्वारा राजस्थान अवार्ड, राजस्थान रत्न अवार्ड मिला है। इनको राजस्थान सरकार द्वारा, इनको राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रत्न अवार्ड, कौन सा, राजस्थान रत्न अवार्ड
प्रदान किया गया अवार्ड प्रदान किया गया है, प्रदान किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से किसे राजस्थान रत्न अवार्ड प्रदान नहीं किया गया है, तो ये इनमें से 6 का नाम याद रखना, किया गया है, क्या ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किन किन को मिला है, तो फिर से देख लो, लक्ष्मी निवास मित्तल को, केसी मालू को, अनिल अग्रवाल को, सीन क्राप जो सीन क्राप काप निजामुन को, जस्टिस दलबीर भंडारी को और जस्टिस RM लोढ़ा को मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। अरुणा मिलर संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बन गई है? कहां पर? कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, अलास्का या मैरीलैंड। अरे लाडलो, यहाँ पे किसकी बात हो रही? लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे कहते हैं? अपन उपराज्यपाल। अपन उपराज्यपाल कहाँ नियुक्त करते हैं? तो उपराज्यपाल अपन नियुक्त करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर नियुक्त करते हैं। तो ये हाल ही में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, कहाँ की बनी है? तो ये मैरीलैंड की बनी है। तो डी क्या हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। बात करें इनकी फोटो, तो ये आप इनकी फोटो देख सकते हैं मुस्कुराते हुए। तो अरुणा मिलर जो अमेरिका के जो मैरीलैंड राज्य है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई। अपने यहाँ पे जिस प्रकार से राज्य है उसी प्रकार से अमेरिका के अंदर भी 50 राज्यों का समझौता है, एक संघ बनाया गया। वहां पे अब राज्यों का अलग संविधान है और जो भारत जो अमेरिका संघ है उसका अलग संविधान। इसलिए तो विश्व का सबसे छोटा संविधान अपन अमेरिका को पढ़ते हैं और विश्व का सबसे बड़ा संविधान अपने भारत देश को पढ़ते हैं, क्योंकि अपने राज्यों का संविधान है वह भी अपने भारत के संविधान में शामिल है। राज्यों का अलग से कोई अधिक संविधान नहीं है, जैसा जम्मू कश्मीर का था लेकिन बाद में समाप्त हो गया। अब जम्मू कश्मीर का भी नहीं, अपन अपवाद में पहले पढ़ते थे। तो ये नियुक्त होने वाली पहली अमेरिकी राजनीतिज्ञ बन गई। जिस प्रकार से अपन राष्ट्रपति को पढ़ते हैं, राष्ट्रपति के बाद अपने देश के अंदर दूसरा प्रमुख पद कौन सा आता है? उपराष्ट्रपति का आता है। उसी प्रकार से उपराज्यपाल का राज्यपाल के बाद उन राज्यों के अंदर 50 जो राज्य उनके अंदर सर्वोच्च अधिकारी होता है और राज्यपाल अगर राज्य के अंदर बाहर होता है, राज्य में नहीं होता है और अक्षम सक्षम होता है, कार्य नहीं कर पाते, तो उनकी जगह भूमिका उपराज्यपाल ने बताया। जैसे अपने यहाँ पे राष्ट्रपति है, अगर कार्य करने में सक्षम है, राष्ट्रपति अपने देश के अंदर नहीं, तो उपराष्ट्रपति उन कार्यों का बयान करेगा। जबकि नई जो गवर्नर बेस मूर मैरीलैंड है उसके अंदर 63वीं गवर्नर बनी है, राज्य की पहली और देश की एकमात्र वर्तमान में अश्वेत मुख्य कार्यकारी है। अश्वेत का मतलब क्या होता है? श्वेत यानी गोरा मत समझना, काली का नाम होता है। कई जगह अखबार में तो काला भी छापने लगे थे, जो काले लोग थे उनको अश्वेत के नाम से जाना जाता था। बात करें राजस्थान के प्रश्नों पे, तो राजस्थान का प्रश्न है किस कैटेगरी में राजस्थान किस कैटेगरी में राजस्थान के राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो जयपुर में स्थित है उसको इनोवेशन अवार्ड 2022 मिला है। तो गोल्ड कैटेगरी में, किस कैटेगरी में? तो गोल्ड कैटेगरी में, गोल्ड कैटेगरी है उसके अंदर मिला है। गोल्ड कैटेगरी के अंदर क्या मिला? यह पुरस्कार मिला है। आगे बढ़े अपन, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 9 देखिए, इसमें बात की जा रही है कि हाशिम अमला ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश से संबंधित है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। यानी इन्होंने सभी जो क्रिकेट संबंधी प्रारूप है उनसे संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये किस देश के हैं? तो आप सभी जानते हैं दक्षिण अफ्रीका के। डी क्या हुआ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फोटो दिखाई जाए, लो फोटो भी देख लो, ये उनकी फोटो है जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर है जिनका नाम है हाशिम अमला। इन्होंने क्रिकेट के जितने भी प्रारूप, चाहे T20 हो, चाहे विश्व कप हो, चाहे अन्य जितने भी प्रारूप, उनसे संन्यास की घोषणा कर दी है। वह आखिरी बार 2022 की काउंटी चैंपियनशिप में सरे के लिए खेले और उन्हें खिताब जीतने में मदद की। आगे बात करें, दाएं हाथ का बल्लेबाज है, एक तो होता है दायां, एक होता है बायां। दायां हाथ कौन सा? जिससे अपन खाना खाते हैं, वह दायां। हमेशा याद रख लेना, भूलोगे नहीं। दायां नहीं, सही की बात हो रही है, दायां दायां नहीं, खाना खाने वाले को दायां हाथ कहते हैं। तो दायां हाथ से क्या खेलने वाले बल्लेबाज है। विश्व कप के बाद पहले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से उन्होंने संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। हाशिम अमला दक्षिण अफ्रीका के अब तक के दूसरे सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले कौन है? खिलाड़ी है। अपने भारत के अंदर सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? हाल ही में किसका रिकॉर्ड विराट कोहली ने तोड़ा है? इसके अलावा छक्के लगाने की बात कर रहा हूं। और एक ओवर में 43 रन या 7 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तीनों कमेंट बॉक्स में छापो। उन्होंने 124 टेस्ट में 9,282 रन बनाए, जो जैक्स
कैलेस के बाद दूसरे स्थान पर है, 27 एक दिवसीय शतक लगाए और दक्षिण अफ्रीका के लिए सभी प्रारूपों में कुल 18,672 रन इन्होंने बनाए हैं। हाल ही में किस किसने जो सेवानिवृत्ति घोषणा की वो देखिए, ह्यूगो लोरेंस ने जो कि अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संबंधित है, फ्रांस देश के, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। गैरेथ बेल जो कि अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संबंधित है, जो कि वेल्स देश के हैं, उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। सानिया मिर्जा अपने देश की है, जो कि टेनिस खेल से संबंधित है, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। फरहान बहरदीन जो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संबंधित है, दक्षिण अफ्रीका के, इन्होंने क्या किया, संन्यास की घोषणा की है। करीम बेंजेमा अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संबंधित है, फ्रांस देश के, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। बेन स्टोक्स जो कि एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संबंधित है, इंग्लैंड के, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। दिनेश रामदीन जो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संबंधित है, वेस्ट इंडीज के, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तमीम इकबाल T20 इंटरनेशनल जो कि बांग्लादेश के, उनको संन्यास की घोषणा की है। लिडल सिमंग जो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संबंधित है, वेस्ट इंडिया की, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। और रियोन मॉर्गन है, वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संबंधित है, इंग्लैंड की, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने सुरक्षा और बचतों के आकर्षण संयोजन की पेशकश करने के लिए जीवन आजाद, जिसका नाम है योजना संख्या 868, उसे लॉन्च किया है? बजाज अलियांस इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा इंश्योरेंस, चोलामंडलम MS इंश्योरेंस कंपनी, या भारतीय जीवन बीमा निगम। जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी कौन सी इंश्योरेंस कंपनी? तो वह LIC। इसे अपन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं। हिंदी में बात करें तो भारतीय जीवन बीमा निगम है, बात करते हैं। ये LIC देख सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जीवन के साथ भी जीवन के बाद नाम सुना होगा ना, उसी ने, उसके द्वारा एक हाल ही में एक क्या लॉन्च किया गया, जीवन आजाद, जो कि प्लान संख्या 868 है। भारतीय जीवन बीमा निगम उनके द्वारा सुरक्षा और बचत एक आकर्षण संयोजन पेश करने के लिए। अगर बात करें इसके बारे में और अपन, तो यह एक सीमित अवधि की प्रीमियम भुगतान योजना है। सीमित अवधि तक प्रीमियम, यानी 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, उस प्रकार से। पॉलिसी अवधि के दौरान अगर जो बीमा कराने वाला व्यक्ति है उसको अगर दुर्घटनापूर्ण उसकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार वालों को वित्तीय सहायता यानी पैसे प्रदान किए जाएंगे। यदि LIC पॉलिसी धारक की परिपक्वता यानी जितने समय के लिए उसने पॉलिसी कराई उस दौरान उसकी मृत्यु नहीं होती है और वह जीवित रहता है, तो योजना एक गारंटीकृत आधार बीमा राशि प्रदान करेगी। और परिवेश की न्यूनतम आयु 90 दिन, यानी इसके अंदर कम से कम 90 दिन का होगा, वह बीमा करा सकता है। और अधिकतम 50 वर्ष का क्या करा सकता है, इसके अंदर बीमा करा सकता है, इसके बाद बीमा नहीं करा सकते। हाल ही में बैंकों के द्वारा शुरू की गई जो सुविधा उनकी बात करें, SBI ने NESL के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है। बजाज अलियांस ने रेस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर लॉन्च किया है। ICICI बैंक ने निर्यातकों के लिए डिजिटल समाधान लॉन्च किया है। इंडियन बैंक ने राजस्थान में अपना प्रमुख कार्यक्रम जो कि MSME प्रेरणा लॉन्च किया। ये महत्वपूर्ण है। किस राज्य के अंदर? तो अपने राजस्थान राज्य की बात हो रही है। IDFC फर्स्ट बैंक ने बचत खातों पर शून्य जो शुल्क बैंकिंग शुरू की है। अगर राजस्थान के प्रश्नों पर बात करें तो राजस्थान में बात करें एक पुरस्कार है कि किससे पुरस्कार संबंधित है, तो देखो पुरस्कार है कि 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह किसे मिला है, तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है। देखिए छापो, देखे कौन कौन छापता है। 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह किसे मिला है, तो आप सभी जानते हैं दामोदर जो मुआऊ है उनको मिला है। किसको मिला है, तो दामोदर किसको मिला है ये पुरस्कार, तो दामोदर जो मुआऊ है उनको मिला है। अगर बात करें अपन इनके बारे में तो इन कौन से नंबर का, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आगे अपन बात करें डेली जीके के, जो अपन डेली संदर्भ में बात करते हैं उस जीके का प्रश्न आ गया। तो देखो उन प्रश्नों पे बात करें कि तीसरे नंबर की बात हो रही है, बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में शुरू हुई थी और दुनिया की छत कौन सा पठार कहलाता है? दुनिया की छत जो पठार कहलाता है वो पामेर पठार को कहते हैं। कौन से पठार को कहते हैं? पामेर पठार को कहते हैं। अगली बात करें अपन किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई, तो आप सभी जानते हैं सम्राट अशोक है। कौन सा, तो सम्राट अशोक के कार्यकाल में। सम्राट अशोक के कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में, तो सम्राट अशोक के कार्यकाल।
अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें सबसे बड़ी झील कौन सी है और अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? अरे लाडलो, एक जल संधि तो अपन यहाँ बात करेंगे, अगली जो जल संधि अपन एक और बात करेंगे वो जल संधि कहाँ बात करेंगे? अरे लाडलो, एक और जल संधि कौन सी? पाक जल संधि। पाक जल संधि है वह किस किस को विभाजित करती है? तो भारत व श्रीलंका को विभाजित करती है। भारत व श्रीलंका को क्या करती है? विभाजित करती है। तो वह कौन सी होती है? तो वह पाक जल संधि है। पाक जल मंडरू, आप ये नहीं कि पाक बात हो रही है तो पाक जिसकी बात हो रही है वो बात करें, तो पाक के बारे में अपन संदर्भ में बात करें तो किसकी बात हो रही है? कि पाकिस्तान की बात होगी। यहाँ पाकिस्तान की नहीं होती, बल्कि यहाँ पे जो बात होती है वह किसकी होती है? अपन बात करें श्रीलंका की होती है। तो अफ्रीका महाद्वीप पर उसकी सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो अपन किसको पढ़ते हैं? विक्टोरिया झील को। कौन सी? विक्टोरिया झील को। कौन सी झील को पढ़ते हैं अपन? विक्टोरिया झील को पढ़ते हैं। इसके अलावा अपन बात करें अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि कौन है? तो जिब्राल्टर को अपन पढ़ते हैं। कौन सी जल संधि को पढ़ते हैं अपन? जिब्राल्टर को पढ़ते हैं। जिब्राल्टर जो जल संधि है उसको पढ़ते हैं। जिब्राल्टर जल संधि को पढ़ते हैं। आज कल का प्रश्न देखिए क्या था? ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जिला स्तर पर देख रेख द्वारा की जा रही है। तो किसके द्वारा देख रेख की बात हो रही है? तो किसके द्वारा? तो आप सभी जानते हैं DRDA के द्वारा की जा रही है। इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर होगा। सभी जो विजेता है उनकी घोषणा 28 तारीख को कर दी जाएगी। 28 तारीख को जितनों के नाम है आज और जो 27 तारीख को होगी क्लास, उन दोनों के जो भी विजेता रहेंगे उन सारों का अलग अलग लिखा जाएगा कि 25 तारीख के विजेता कौन है और अपनी जो आज की क्लास के विजेता वह कौन है। आज की प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जानना है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? तो 1920 के अंदर, 1921 में, 1922 में या 1923 में कब अस्तित्व में आया? अब अपन बात करेंगे जिला दर्शन है और जिला दर्शन में अपन किसकी बात करेंगे? तो अजमेर की नहीं, अपन बात करेंगे भीलवाड़ा की। अजमेर जिला दर्शन की अपन ने पहले बात कर ली है। अजमेर संभाग के अंदर भीलवाड़ा उसकी बात करेंगे जो कि राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। अगर भीलवाड़ा की बात करें अपन तो भीलवाड़ा का शुभंकर क्या है? तो मोर है। मोर देखो नाचते हुए दिखाई दे रहा है। इसके उपनाम है वस्त्र नगरी, राजस्थान का टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, अब्बरक नगरी कहते हैं और राजस्थान का मैनचेस्टर से कहते हैं। अब बात भीलवाड़ा की हो रही है तो इधर तो अजमेर के साथ सीमा बनाता है, टोंक के साथ सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश राज्य के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, चित्तौड़गढ़ के साथ सीमा बनाता है और राजसमंद के साथ सीमा बनाता है। तो भीलवाड़ा ये क्या बनाता है? भीलवाड़ा के बारे में छाप लो। मध्य प्रदेश के साथ, किसके साथ? तो मध्य प्रदेश राज्य के साथ क्या बनाता है? अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। अंतरराज्यीय सीमा कौन सा बनाता है? भीलवाड़ा जिला बनाता है। अब भीलवाड़ा के अंदर अगर ऊपर देखोगे जो कि अजमेर के पास में है वह रामपुरा आगूचा। यहाँ पर क्या है? सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध क्या है? जमाऊ है। इसके अलावा इधर आओगे शाहपुरा। अरे लाडलो, शाहपुरा वही अपन बात करेंगे आगे जाके। फड़ के बारे में बात करेंगे, श्रीलाल जोशी जी जो यहाँ के फेमस है इनके बारे में बात करेंगे। आगे पढ़ के संदर्भ में बात करेंगे। शाहपुरा उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली राजपूताना की क्या पहली रियासत है। रामसेन संप्रदाय का केंद्र कौन सा है? शाहपुरा है। फड़ पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध, देखो लोक देवताओं की जीवन गाथा है। फड़ क्या होती है लाडलो? फड़ वो होती है जिसमें देवी देवताओं की लीला, देवी देवताओं की गाथाओं का उल्लेख होता है। सूती कपड़ा उसके ऊपर होता है और उनका वाचन किस लिए होता है? तो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए उसका वाचन किया जाता है। स्वतंत्र सेनानी केसर सिंह बारट है, उनकी हवेली है। और उस डोल मेस यानी होली के दूसरे दिन जो होता है वह मेला लगता है। अगर बात करें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे जहाजपुर है जो कि महाभारत कालीन शिलालेख भारत जेद्र शिलालेख शायद ये जो कि वर्तमान में बीकानेर संग्रहालय के अंदर स्थित है। भारत बेत्रा शिलालेख है जो कि वर्तमान बीकानेर संग्रहालय में स्थित है। जैन तीर्थंकर मुनि है, उनका क्या है यहाँ पे मंदिर है जो कि वर्ष 2020 में बना था। अगर इसके नीचे अपन आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा मांडल, जो मांडलगढ़ है उसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है? तो मंडला डुलित जो दुर्ग अवस्थित है। महाराणा सांगा की क्षत्रिय उल्लेख है। उडीश्वर मंदिर है वह यहाँ स्थित है। और जो बात करें अपन तिल
दिल सन्नई जो महादेव मंदिर है शायद यहाँ पे ये स्थित है 40 किलोमीटर दूर, जो कि यहाँ से स्थित है अजमेर से, वहां से भीलवाड़ा से। अगर यहाँ पे आओगे नीचे तो बिजोलिया, बिजोलिया में मंदाकिनी मंदिर स्थित है। बिजोलिया किसान आंदोलन है जिसका नेतृत्व किसने किया था? विनय सिंह पथिक ने किया था। अगर इस तरफ आओगे तो बागोर, अरे लाडलो, बागोर को तो सभ्यता के लिए अपन याद करते हैं। पाषाण युगीन सभ्यता का केंद्र कौन सा है? तो बागोर है, जो कि कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन किसने किया था? तो 1967 में मिस्र के द्वारा इसका कथन वो क्या किया था? उत्खनन किया गया था। अगर आगे यहाँ पे आओगे तो गंगापुर है। गंगापुर में क्या है? तो गंगापुर में सरा कौरी जो सूत्री वस्त्र है, एक जो उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, वो कहाँ है? गंगापुर में स्थित है। यहाँ पे आओगे तो मांडल है। मांडल में आओगे तो जगन्नाथ कच्छावा की 32 खंभों की छतरी स्थित है। जगन्नाथ कच्छावा महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध के लिए गए अंतिम व्यक्ति थे। इसके अलावा नाहर स्यांग जो कि भील मीणा जो सांझा है उसके समय से प्रसिद्ध है, और नाहर जो कि होली के 13वें दिन के बाद प्रारंभ होता है, वह नृत्य भी कहाँ स्थित है? तो मांडल का प्रसिद्ध है। इस तरफ आओगे तो आसिंद है। आसिंद जो गुजर जनजाति है, सॉरी गुजर जाति है, उसके क्या लोक देवता देवनारायण जी का तीर्थ स्थल है। सवाई बौद्ध मंदिर भी यहाँ स्थित है। कहां पर? आसिंद के अंदर। इसके अलावा देवनारायण जी का मेला भी आसिंद के अंदर बढ़ता है। इस तरफ आओगे तो ओजियाना है। ओजियाना जो कि किसके लिए? सभ्यता का केंद्र है। ये भीलवाड़ा मैप के संदर्भ पर ने बात के लिए दिखाई नहीं दे रहा, आपको पीडीएफ के अंदर पूरा इसी प्रकार से मिल जाएगा, जो कि कहाँ मिलेगी पीडीएफ? तो अपने आरबीडी पाठशाला के चैनल पे, और करंट अफेयर बाय आरबीडी पाठशाला का अपना ग्रुप है, उस पर मिल जाएगी। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। भीलवाड़ा के संदर्भ में अपन फड़ पेंटिंग शाहपुरा वाली पढ़ेंगे। देखने रहे क्या? राजा महाराजाओं की फड़ यानी उनके चित्र व्यक्तित्व। सवाई बौद्ध मंदिर है, इसके बारे में आसिंद के बारे में बात करें। मिलाल जो जल प्रवाह उसके संदर्भ में बात करेंगे। देवनारायण जी का मंदिर आसिंद में, उसके बारे में बात करेंगे। राम द्वारा शाहपुरा में, उसके बारे में बात करेंगे। वस्त्र उद्योग है नगरी जिसे अपन कहते हैं, राजस्थान मैनचेस्टर के नाम से जिसे जानते हैं, उस सब के बारे में बात करेंगे। अब एक तो अपन देवनारायण जी उनके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे फिर अपन बात करते हुए चलते हैं। ये चीजें लिखा होना, ये लिखा हुआ हो एक ही बात है, फटाफट से अपने को कोर्स कंप्लीट करना है। 10+2 का एग्जाम अपना करीब आ गया है। देखिए देवनारायण जी का मंदिर कहाँ स्थित है? आसिंद में स्थित है। इनका जन्म गोट जो दडावता है आसिंद के पास, माला शेरी है की डूंगरी है, उसके पास में माघ शुक्ल षष्ठी में यानी 1243 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता कौन थे? सवाई बोस थे। इनकी माता कौन थी? सेडू खटाणी इनकी माता थी। पत्नी पेमल देती, संतान बाला वह बाली थी। लेकिन बाला काला हुआ बाला का देवता अपन तेजा जी को कहते काला हुआ बाला, यहाँ पे बाला और बाली इनकी क्या संतान है। बचपन का नाम इनका उदय सिंह है, उदल जी है इनका बचपन का नाम। अगर इनके उपनामों की बात करें तो ईटों का श्याम भी इसे कहते हैं, राज्य क्रांति का जनक कहते हैं, आयुर्वेद का ज्ञाता कहते हैं, गुर्जर समाज के लोकप्रिय देवता है। अभी अपन ने बात की ना गुर्जर जाति के, तो ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। सीधा क्वेश्चन बन सकता है देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? तो विष्णु का अवतार माना जाता है। इनके मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है और नीम के पत्तों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। किसकी बात हो रही है? तो ये देवनारायण जी के मंदिर की बात हो रही है। देवनारायण जी की बात करें तो इनके मंदिर में छाछ राबड़ी का क्या लगता है? भोग लगता है। क्या लेके जाना है? छाछ राबड़ी, जो कि अपने राजस्थान के अंदर सबसे फेमस है। तो छाछ राबड़ी याद आती तो बहुत कुछ याद आता होगा ना। तो राणा सांगा के आराध्य देव माने जाते हैं किसको? देवनारायण जी को। बगड़ावत जो महाभारत का संबंध इन्हीं से है। राजस्थान में सबसे ज्यादा चित्रांकन सर्वाधिक प्राचीन फड़ किस पे है? तो देवनारायण जी पे है। वो देवनारायण जी जो फड़ के लिए प्रसिद्ध अपने बात के अंदर शाहपुरा वाली है। इनके फड़ वाचन में जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। क्वेश्चन कई बार बनता है कि देवनारायण जी फड़ है उसके अंदर वादन के दौरान कौन सा वाद्य यंत्र? तो जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। भारत सरकार उसके द्वारा 2 सितंबर 1992 को इस जो फड़ है उस पर डाक टिकट भी जारी किया गया। कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया? ये कमेंट बॉक्स में छापो। देवनारायण जी का मेला वह भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। इनका जो घोड़े का नाम है वह लीलागर है। लीलन किसका है? तो वह तेजा जी के घोड़े का नाम है। तेजा जी जो घोड़ी है उसका नाम लीलन है और इनका जो घोड़ा है उसका नाम लीला
अगर बात करें देवधाम तो जोधपुरिया जो कि टोंक में स्थित है। यहाँ दीवारों पर बगड़ा वतों की शौर्य गाथाओं का भी चित्र बने हुए। तो देवधाम के अंदर देव डूंगरी दूसरा स्थान। बात करें तो चित्तौड़गढ़ में राजनाथ सांगा ने इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण कराया था। एक देवमाली या देहमाली जो कि अजमेर में देवनारायण जी की यहाँ देह त्याग दिया था। ये सारी बातें इनके संबंध में। अब लिख लो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। भीलवाड़ा नाम किस प्रकार से पड़ा, तो ये जो भीलवाड़ा का क्षेत्र जो अपन वर्तमान में देते हैं उसके दौरान इसमें क्या टकसाल है, वहां पर भिवाड़ी नाम के सिक्के ढले जाते थे, इसी कारण इसका भीलवाड़ा पड़ा। तो कारण क्या है, टकसाल में भिवाड़ी नाम के सिक्के डलते थे। तो टकसाल में जो भिवाड़ियन भीलवाड़ा पड़ा, तो भिवाड़ी नाम के सिक्के डलते थे। भिवाड़ी नाम के सिक्के डलते थे। तो इसी कारण क्या पड़ा था इसका नाम, इसी कारण यह नाम पड़ा था, ढले थे। सीधा लिख लो आप, तो ढले थे, डलते क्या, ढले थे। इसी कारण क्या पड़ा इसका भीलवाड़ा नाम पड़ा था। अगर बात करें भीलवाड़ा को क्या कहता है, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान का बीस को कहा जाता है भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है, तो राजस्थान का मैनचेस्टर। राजस्थान का क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, वह भीलवाड़ा को कहा जाता है। भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, इसीलिए अपन क्या कहते हैं, इसको मैनचेस्टर कहा जाता है। तो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र के लिए क्या ये प्रसिद्ध कौन सा है, तो वह भीलवाड़ा है। यहाँ पे अगर भीलवाड़ा में बात करें, सभ्यताओं की बात करें, अवशेषों की बात करें, तो भीलवाड़ा के अंदर बागोर जो सभ्यता है वो सबसे फेमस है, जो कि पाषाण युगीन सभ्यता है। तो यहाँ पे कौन सी बागोर सभ्यता है, स्थित है। बागोर सभ्यता है जो कि बागोर गांव में अपन ने अभी बात की थी, और जो कि कहाँ की है, तो पाषाण युगीन सभ्यता है जो बागोर वाली पाषाण युगीन सभ्यता है। पाषाण युगीन सभ्यता कौन सी है, तो पाषाण युगीन सभ्यता बालोर सभ्यता है, जो कि कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। अगर भीलवाड़ा के भौगोलिक उपनामों में बात करें तो टेक्सटाइल सिटी अपन इसे कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर इसे कहते हैं, वस्त्र नगरी इसे कहते हैं, अब्रक नगरी इसे कहते हैं। इन सभी नामों से अपन किसे जानते हैं, तो इन सभी नामों से अपन जानते हैं भीलवाड़ा को जानते हैं। भीलवाड़ा के अंदर मुख्य नदियों की बात करें तो वनास होगी, बेड़च होगी, कोटारी होगी, मानसी होगी और खारी है। अब इसके बात करें अपन है भीलवाड़ा के अंदर, तो क्या है कि एक उठा हुआ पठार का भाग है, जिले का जो भूभाग है, यानी एक उठा हुआ है राजस्थान के अंदर। अब बात करें यहाँ पे एक स्थान है भैंसरोडगढ़, वहां से लेकर बिजोलिया तक के जो स्थान उसे क्या कहते हैं, उठे हुए को ऊपरमाल क्या कहते हैं, ऊपरमाल कहां से कहां तक के क्षेत्र कहते हैं, तो भैंसरोडगढ़ है, वहां से लेकर बिजोलिया तक के, कहां से कहां तक के, तो कहां से कहां तक, तो भैंसरोडगढ़ से बिचौलिया तक के स्थान के, भैंसरोडगढ़ से बिचौलिया तक के स्थान को, बिचौलिया तक के भूभाग को ऊपरमाल कहते हैं। ऊपरमाल कौन से कहां तक के, तो बिचौलिया तक के जो है उसको कहा जाता है। बिचौलिया लिख दो या कई जगह बिजोलिया लिखा होता है, तो दोनों ही क्या होते हैं, सही है। यहाँ पे पठार का उठा हुआ पठारी बाग है। आगे बात करें अपन भीलवाड़ा के संदर्भ में, तो नदियों की जैसे अपन ने बात की बनासी, खारीर, इनके बारे में, तो यहाँ पे एक नदी है मानसी नदी, इसका उद्गम है वो भीलवाड़ा के अंदर एक तहसील है, कहां से है, तो मांडलगढ़ तहसील। तो किसके बारे में छापे, अब छापो मानसी नदी कौन सी नदी, तो मानसी नदी के बारे में छापो कि ये कहां पर, तो इनका उद्गम स्थल है वो कहां निकलता है, तो मांडलगढ़ एक तहसील है भीलवाड़ा के अंदर, वहां से निकलती है। और ये जो मैनाली नदी है वहां पर जा, मतलब जो मैनाली नदी है
वह भी यहाँ से निकलती है, मानसी भी यहीं से निकलती है। तो मांडलगढ़ तहसील से, कहाँ से? मांडलगढ़ तहसील से, मांडलगढ़ तहसील से, तहसील से, तहसील से उद्गम, तहसील से उद्गम, तहसील से उद्गम, जो कि कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे एक और नदी कौन सी? तो मैनाली नदी का उद्गम भी यही होता है। तो मैनाली नदी का उद्गम भी, मैनाली नदी का उद्गम भी, मैनाली नदी का उद्गम भी होता है। उद्गम, उद्गम भी, उद्गम भी होता है। तो वह कहां से होता है? तो मांडलगढ़ से उद्गम होता है। इसके अलावा बात करें तो अपने बात करें यहाँ पे अडवान का बांध है, वह भी इस पे बना हुआ है। तो इस पर अडवान का बांध बना हुआ है। अडवान का बांध निर्मित है। अडवान का बांध क्या यहाँ पर निर्मित है? अडवान का बांध क्या यहाँ पर निर्मित है। अब परियोजनाओं की बात करें, अपन यहाँ पे मैनाली मानसी की बात करें तो मेजा बांध परियोजना यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है भीलवाड़ा के अंदर। कौन सी? तो बात करो कौन सी? तो छाप लो, नहीं कौन सी? मेजा बांध परियोजना। कौन सी परियोजना? तो मेजा बांध परियोजना। कौन सी परियोजना? मेजा बांध परियोजना। मेजा बांध परियोजना की बात करें, इस परियोजना के संदर्भ में परियोजना क्या हो गया इसमें? मेजा बांध परियोजना। इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में 2-3 बातें मुख्यतः बात करनी है। एक तो एक किस नदी पे है परियोजना, और स्थान कहां पर है? तो स्थान तो आप अपन भीलवाड़ा के बारे में बात करें तो भीलवाड़ा शहर इसकी बात होगी। इसके माध्यम जो ये बांध है ना, ये जो परियोजना है, इसके माध्यम से भीलवाड़ा के अंदर जो पेयजल है, पानी है, उसकी आपूर्ति की जाती है। तो नदी कौन सी? नदी की बात हो कौन सी? तो कोठारी। कौन सी? कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी नदी। अगली बात करें अपन स्थित कहाँ है, स्थान कहाँ? तो ये भीलवाड़ा में। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। अगली बात करें इस बांध से इस जो बांध है, इस बांध से भीलवाड़ा में, इस बांध से भीलवाड़ा में पानी की आपूर्ति की जाती है। पानी की क्या की जाती है? आपूर्ति। पानी की आपूर्ति की जाती है। पानी की क्या की जाती है? आपूर्ति की जाती है। तो वह कौन सा बांध है? तो वह मेजा बांध है, जिससे भीलवाड़ा के अंदर पानी की आपूर्ति की जाती है। अगर बात करें तो खारी बांध है, वह भी कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में, खारी नदी पर स्थित है। तो खारी बांध, बात किसके पर है? खारी बांध। खारी बांध की बात हो भाई, खारी बांध का, तो सीधा सीधा छापना है खारी नदी पर। खारी नदी पर भीलवाड़ा में स्थित है। खारी नदी पर भीलवाड़ा में स्थित है। खारी नदी पर भीलवाड़ा में क्या है? यह बांध स्थित है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे टेक्सटाइल भी स्थित है। मेवाड़ जो टेक्सटाइल मिल्स के बारे में अपन बात करते हैं, सूती वस्त्र के लिए महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल्स भी कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। तो यहाँ पे एक सबसे फेमस है जो कि अपने देश की आजादी से पहले स्थापित हुई थी 1938 के अंदर, तो वह कौन सी होगी? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल से। तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स है। उसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1938 के अंदर इसकी स्थापना, अपने देश की आजादी से पहले इसकी स्थापना हुई। अब एक और लाइन लिख लो कि राजस्थान में सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्पादन मेवाड़, उत्पादन कहाँ होता है? भीलवाड़ा पढ़ रहे ना अपन, भीलवाड़ा में होता है। भीलवाड़ा में होता है। कहाँ होता है? तो ये भीलवाड़ा के अंदर होता है सूती वस्त्र सर्वाधिक। इसलिए तो राजस्थान का अपन मैनचेस्टर से ही कहा जाता है। अपनी बागोर सभ्यता, उसके बारे में अपन ने बात कर ली। एक बार आवाज बंद करना। तो
ये जितनी भी बातें थी ये सारी अपन ने बात की। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो सभी को पता है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ आप सभी को पता है। पीडीएफ के लिए आपको एक तो आरबीडी अपना पाठशाला, आरबीडी पाठशाला का अपना चैनल है, उसे ज्वाइन करना है। और ये तो क्या अपना चैनल है, जो चैनल है ऑफिशियल चैनल है, इसके बारे में बात करें, ये जो चैनल है उसकी बात करें। और एक अपना ग्रुप है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाई आरबीडी पाठशाला। तो इसके ऊपर आपको क्या मिलेगी? जो करंट अफेयर उसका टेस्ट चल रहा है, इसके अलावा करंट अफेयर्स की डेली करंट अफेयर की पीडीएफ दोनों पे ही मिल जाएगी। तो आप सभी का थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर, जो कि अगली क्लास किससे संबंधित है? तो स्पेशली 26 तारीख को लेके आ रहे हैं। 26 तारीख, कल तो अपनी क्लास नहीं होगी, परसों जो अपनी क्लास होगी वो स्पेशली किसको लेकर है? तो स्पेशल अपनी जो क्लास है वो किसको लेकर है? तो वह 26 जनवरी को स्पेशल लेके आ रहे हैं। 26 जनवरी के संबंधित जितनी भी बातें होती है उन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। भीलवाड़ा जो भी बचा हुआ है थोड़ा पोर्शन अपन उस दिन कंप्लीट कर देंगे। अगर नहीं हो पाएगा 27 को तो 28 को अपन कंप्लीट कर देंगे। तो आप सभी का थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार का विकसित करे कि हर कोई अपने साथ चलने को तैयार रहे और बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार देना है। और इसी प्रकार से हंसते मुस्कुराते हुए दिन की शुरुआत करनी है। और मैराथन क्लास जो कि अपने दिन में शुरुआत हो रही है, तो सभी जुड़िए। आप सभी का थैंक यू सो मच। दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।